जनादेश के लिए मैं आशु सक्सेना। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शनिवार को खत्म हो गया। संसद परिसर में अब करीब 3 महीने बाद 18वीं लोकसभा के गठन के वक्त सरगर्मियां नजर आएंगी। 17वीं लोकसभा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। यह लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। उन्होंने कहा कि मुझ पर परमात्मा की कृपा रही है कि जब चुनौती आती है तो मैं ज्यादा निखर जाता हूं। उन्होंने लोकसभा में पारित राम मंदिर के प्रस्ताव पर कहा कि इस प्रस्ताव से आने वाली पीढ़ियों को इस मामले में संवैधानिक शक्ति मिली। लोक संसद से इतर प्रधानमंत्री मोदी लगातार भाजपा को 370 और एनडीए को 400 सीट पार का नारा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, आज हम उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे। संसद सत्र के दौरान जंतर मंतर पर केरल सरकार ने फेडरेशन संघीय ढांचे को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम स्टालिन का वक्तव्य मंच से पढ़ा गया। The nation can realize where we stand. We're not enemies of the nation. We are friends of the nation. We want nation to survive and nation to grow. We want to rise to such heights that no nation has ever risen. But for God's sake, treat us that way. That is all we want. We want you to treat us as friends of the nation. God bless this nation. May this nation progress. And may this communal harmony continue to stand. I'm a Muslim. I'm proud to be a Muslim and I'm proud to be an Indian Muslim. This is what we want. We want all of us, whether you're a Hindu, you're a Sikh, you're a Muslim, you're a Christian, Buddhist or whatever you are. We all want to live together in harmony, in understanding. My own religion tells me, don't oppose that fellow's God. For if you oppose his God and he says something about your God, will you bear it? Will you tolerate it? That is what my religion tells me. I love every religion because every religion teaches you good things. No religion teaches you bad. But when you start dividing people and thinking in terms of differently, for God's sake, give that up. This nation will survive if we all live together in happiness, in pursuit of progress. That's what we want. Thank you, Chief Minister, for following me, and God bless your movement, and may you all succeed in teaching this India towards better future. Important is unity. Unity of purpose. That is what you have to show in this coming election. We must unite. Please unite, unite, unite. लगता है आज इस देश को ये दिन भी देखना था। ये जंतर मंतर वो जगह है जहाँ पे इस देश की प्रजा सरकारों के एक्सप्लॉयटेशन से तंग आके यहाँ पे धरने प्रदर्शन करने आती है। लेकिन आज यहाँ पे केरला के मुख्यमंत्री को अपना सारा कामकाज छोड़ के केरला से दिल्ली यहाँ पे धरना करने के लिए आना पड़ा केंद्र सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ। मैं समझ रहा हूँ ये भी इस देश को ये दिन भी देखना था।
आज लगभग आधे राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें हैं और आधे राज्यों के अंदर उन लोगों की सरकारें हैं। जो विपक्ष की सरकारें हैं आधे राज्यों के अंदर, तो लगभग 70 करोड़ लोगों को ये विपक्ष की सरकारें रिप्रेजेंट करती हैं। 70 करोड़ लोगों को, आधे देश को। और इस वक्त ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष के सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रखा है हम लोगों के साथ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन 70 करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप तमिलनाडु के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप कर्नाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या ये सारे पराये हैं? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? यहां के 70 करोड़ लोगों ने विपक्ष के लोगों को चुन के सरकार बनाई। संविधान के अंदर लिखा है कि इन सरकारों की क्या पावर है। शिक्षा की पावर राज्य सरकारों की, स्वास्थ्य की पावर राज्य सरकारों के, संविधान के अंदर लिखा है कि क्या क्या पावर है। आप उन्हें अपना काम ही नहीं करने देते। सारी विपक्ष की सरकारों को तरह तरह से प्रताड़ित करने के लिए आज केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से चुनावी राजनीति में कदम रखा है तब से अभी तक कोई चुनाव नहीं हारे। दरअसल 2001 में गुजरात में आए भूकंप और इस दौरान मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की निष्क्रियता और कई उपचुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात की बागडोर सौंपी गई थी। अक्टूबर 2001 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब 4 महीने बाद गुजरात में हुए 3 उपचुनावों में से उन्होंने राजकोट सीट से चुनाव लड़ा और 25 फरवरी को पहली बार निर्वाचित घोषित किए। इत्तेफाक से 2 दिन बाद उनको गोधराकांड का सामना करना पड़ा और उसी साल के अंत में उन्हें सूबे के आम चुनाव का सामना करना था। इस चुनाव में पीएम मोदी की जबरदस्त जीत हुई। भाजपा पहली बार 127 सीट जीतने में सफल रही। 2007 का चुनाव पीएम मोदी ने गुजरात के विकास मॉडल पर लड़ा, लेकिन इस चुनाव में मोदी को 10 सीटों का नुकसान हुआ और भाजपा सिमट के 117 पे आ गई। उसके अगला चुनाव यानी तीसरा गुजरात का चुनाव पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौती थी। लिहाजा इस चुनाव में उन्होंने जो अपनी रणनीति अपनाई वो अद्भुत थी। उन्होंने खुद को देश का भावी प्रधानमंत्री घोषित करवा लिया और इस प्रचार के तहत वो चुनाव लड़े। इस चुनाव में मोदी को 2 सीटों का नुकसान हुआ, वो 115 पे से बढ़ गए। बहरहाल उसके बाद भाजपा में उठापटक वगैरह वगैरह काफी कुछ हुआ और अंततः मोदी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये मानने के लिए मजबूर करने में सफल रहे कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित होने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त चुनाव प्रचार किया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज। 2019 का चुनाव में पीएम मोदी पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरे और वो
300 का आंकड़ा पार कर गए। अब तीसरी बार पीएम मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं। ये संभव होगा या नहीं, ये तो चुनाव नतीजों के बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उससे एक बात साफ है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी पीएम मोदी खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसके बाद के पीएम मोदी के गतिविधियों को पे निगाह डालें तो राम मंदिर उद्घाटन के अगले ही दिन उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा और अपने ध्रुव विरोधी नीतीश कुमार को साथ लाने में सफल रहे। उसके बाद पीएम मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी यानी कि मंदिर आंदोलन के जनक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाज दिया। अच्छी रणनीति थी राम मंदिर को लोगों तक जिंदा रखने के लिए। और उसके बाद अब हाल ही में आप अगर देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से नवाजा गया है। और अगर इसमें रणनीति के लिहाज से देखें तो साउथ में वोटों की राजनीति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतों को एकजुट अपनी तरफ रखने की रणनीति के तहत ये किया गया है। अगर जैसे कि कल परसों मंगलवार को किसान फिर दोबारा से आंदोलन की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर चौधरी साहब होते तो क्या वो पीएम मोदी के समर्थन में खड़े होते? तो बड़ी अद्भुत चीजें हैं। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल का चुनाव जीत गए तो वो निश्चित इंदिरा गांधी के 15 साल के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। हाँ, नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उनको एक पारी और खेलनी होगी और 2029 का चुनाव भी जीतना होगा, तभी वो 16 साल से ज्यादा का जो कार्यकाल है उससे आगे निकल पाएंगे। बहरहाल, अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य में निगाह डालें तो 2019 के चुनाव में अधिकांश राज्यों में पीएम मोदी शीर्ष पर हैं। जैसे गुजरात की 26, राजस्थान की 25। अगर आप सब सीटें जीते हुए हैं तो इन जगहों पर आपके आगे बढ़ने की तो कोई संभावना नहीं है। अगर कोई संभावना है तो आप घट सकते हैं। शायद यही चिंता पीएम मोदी को सता रही है और वो इसकी भरपाई साउथ से करना चाहते हैं। लेकिन साउथ में हाल ही में अभी कर्नाटक से उनकी सरकार की विदाई हुई है और वो भी भ्रष्टाचार के नाम पर। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूरी तरह से आक्रामक हैं। तो क्या गणित निकलती है ये तो बाद में तय होगा जब चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि फिलहाल पीएम मोदी खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। जनादेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।